जब तक हमारे सर पे कोई चीज़ गिरे ना, अपने आप को प्रिवेंट नहीं करते। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो ज़िंदगी बेशक बढ़ती रहे, लेकिन आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो भाई आप जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, आप खुद तो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब डालडा फैक्ट्री का जो ओनर है, वो तो वो अपना डालडा तेल नहीं इस्तेमाल कर रहा। ये ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसी गेम है जो आप 80 साल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि 80 साल पे आप अगर वॉक करेंगे या भागेंगे तो नहीं होगी। चाहे वो रात को पिएं, दिन में 4-5 कप। ग्रीन टी इज़ वेरी गुड। लेकिन जो ये चाय कॉफ़ी है, ऑर्गेनिक चीज़ें आज बताने जा रहा हूँ, जिसको अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे तो आपके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन अपना कराऊंगा और फिर आपका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन मुझे हो जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद नदीम और बाय प्रोफेशन आई एम अ डायबिटोलॉजिस्ट। मेडिकल एजुकेशन के हवाले से MBBS किया रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन के चक्करों में पड़ गए, और स्पेशलाइजेशन के बाद फिर जो गवर्नमेंट जॉब थी यहाँ से पाकिस्तान की, वो छोड़ी बाद में पहले फॉरेन सर्विस ज्वाइन की, सऊदी अरेबिया गया वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब से फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फिर पेरेंट्स ने कहा था कि दो तनख्वाहें अच्छी नहीं होती। तो फिर जो है सिर्फ वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ काम किया। डायबिटीज़ मैं भी वहाँ पे सऊदी अरेबिया में भी एक बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है। मेरे ज़माने में वो 650 बिस्तर का हॉस्पिटल था, लेकिन बाद में अब तो वो एक्सटेंड कर गया। पहले मैं वहाँ हेड ऑफ़ एमरजेंसी मेडिसिन था, तो उसके बाद फिर मैं मेडिसिन में चला गया एज ए डायबिटोलॉजिस्ट, और उसके बाद सारी जॉब की, और फिर फैमिली के प्रेशर की वजह से वापस मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। और फिर पाकिस्तान आकर फिर मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, शिफा में और पिम्स में, और इस तरह के डिफरेंट हॉस्पिटल्स थे। प्राइवेट प्रैक्टिस की बुनियाद आफ्टर मैं रिटर्न के बाद फिर मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस की बुनियाद रखी, और अब तक वही करता आ रहा हूँ। 30 साल हो गया मुझे मेडिसिन प्रैक्टिस करते हुए टोटल। देखने में शायद मैं इतना ओल्ड ना लगता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस जो मेरा मेडिसिन है वो 30 इयर्स ऑफ मेरा एक्सपीरियंस है, जिसमें से 20 साल से 22 साल तो मैंने सिर्फ डायबिटीज़ प्रैक्टिस की है, और बाकी फिर वो आपको मेडिसिन में जो स्पेशलाइजेशन का टाइम है वो सारा बीच में वो जनरल प्रैक्टिस चलती है उसमें। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अब जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है वो हर एक के लिए ज़रूरी होती है, जो भी फील्ड हो, चाहे आपकी इंजीनियरिंग है, आप मेडिसिन में हैं, साइकोलॉजी में हैं, फिज़िकल एजुकेशन में हैं, न्यूट्रिशन में है, हर फील्ड में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ज़रूरी है। क्योंकि और क्यों ज़रूरी है, कोई मुझे बताएगा कि लाइफस्टाइल पे बात, आज ये टॉपिक जो है कई टॉपिक हो सकते थे, कोई इंजीनियरिंग का भी हो सकता था, मेडिसिन रिलेटेड जैसे मेरी फील्ड है डायबिटीज़ पे हो सकता था। तो ये जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का टॉपिक जो चूज़ किया गया है, वो क्यों चूज़ किया गया है? हर चीज़ का एक अंदाज होता है, और वो उस अंदाज में जब वो परफॉर्म की जाए देन ही वो खूबसूरत होती है। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो है वो आजकल के दौर में इस पे काम करना, इसकी डिस्कशन करना, और इस पे प्रैक्टिकली इस पे अमल करना, ये क्यों इतना ज़रूरी हो गया? क्या वजह है? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन देखें, हम ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात करूं तो हम लोगों में ये एक बुरी आदत है कि जब तक हमारे सर पे कोई चीज़ गिरे ना, हम अपने आप को प्रिवेंट नहीं करते, हम अपनी हिफाजत नहीं करते। ठीक है, कई आपने देखा होगा रोड्स पे एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे यू टर्न्स होते हैं, ऐसे टर्न्स होते हैं जो कि बिल्कुल ओपन होते हैं, लेकिन जब कोई खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई हादसा होता है, किसी की डेथ होती है, तो फिर हमारे जो बड़े हैं, बॉसेस हैं, उनके दिल में ख्याल आता है कि यार ये तो यू टर्न यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, ये तो एक्सीडेंट हो गया, डेथ होगी, इतनी होगी। तो फिर वहाँ पे हम प्रिवेंशन करते हैं, हम अपना यू टर्न बंद करते हैं, यहाँ पे जो भी करते हैं। और यही हादसा अभी भी हुआ, आपने सुना वो कराची में जो
गुल प्लाजा है शायद, है ना, वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ, अब वो फायर प्रिवेंशन हम पहले नहीं कर सकते थे। हादसा हुआ ना, तो अब इस पे लॉ भी आएगा, इस पे प्रिवेंशन भी होगी, और फायर सेफ्टी के ऊपर भी काम होगा। वो प्लाज़ा दोबारा बनेगा तो उसमें सब कुछ होगा कि ये प्रिवेंशन होगी फायर की। तो हमारे में ये आदत है कि जब तक हमारे ऊपर ना पड़े हम उसके ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करते, और ये मेरे में सब में है, क्योंकि कल्चर है हमारा। तो लाइफस्टाइल पे हम बात इसलिए आजकल हो रही है और की जा रही है, सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, हर जगह पे, और मैं भी आपके पास आया हूँ इसी सिलसिले में, कि लाइफस्टाइल की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा जो है बीमारियाँ फैल रही हैं, सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से। और वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि बूढ़े लोगों में फैल रही हैं, आप जैसे यंग लोगों में भी, मिडिल एज लोग, जो प्रोडक्टिव एज है हमारी 20 से 40 साल की जो एज के लोग हैं, जो प्रोडक्टिव है, जो भाग दौड़ संभाले हुए हैं हमारे मुल्क की, और जो काम कर रहे हैं और जो कमा रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए भी, अपने ख़ानदान के लिए, सारों के लिए जो कमाई का एक ज़रिया है, वो यही प्रोडक्टिव एज है ना। 20 साल से 40 साल 45 साल तक के लोग हैं, और इन्हीं में ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ बीमारियाँ आ रही हैं, जिसको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं, क्रॉनिक इलनेसेस कहते हैं। कौन सी बीमारियाँ? डायबिटीज़ सबसे टॉप पे। मेरे पास आजकल क्लिनिक पे आने वालों की अगर मैं एवरेज एज आपको बताऊं, आप हैरान होंगे। बूढ़े लोग नहीं आते मेरे पास, आते हैं कम, यानी 60 साल से या 55 साल से बड़ी उम्र में डायबिटीज़ है, बिल्कुल है, लेकिन कम है। मेरे पास जो क्लिनिक पे आ रहे होते हैं 25 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल के, तो बहुत ज़्यादा लोग। और ये वो एज है जो कि यंग एज है, नौजवान एज है, जिसमें लोग काम करते हैं, ऑफिसेज जाते हैं और अपनी फैमिलीज़ को पाल रहे हैं। एक एक बंदा जो है घर में 10-10, 12-12 बंदों के लिए वो अकेला काम कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब ये लोग जो हैं, अगर उनको डायबिटीज़ हो रही है और ब्लड प्रेशर हो रहा है, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि आजकल जो हार्ट अटैक्स हैं वो ज़्यादातर यंग लोगों में हो रहे हैं, और सब हैरान होते हैं, यार ये 22 साल का, 30 साल का, और जब डेथ होती है तो पता चलता है जी, डॉक्टर कहते हैं जी हार्ट अटैक हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि यार इस एज में, जिसमें ना कोई और बीमारी है, ना कोई और प्रॉब्लम है, एज भी ठीक है, अंदर कोई एजिंग प्रोसेस की वजह से कोई वीकनेस भी नहीं है, फिर भी वो बंदा हार्ट अटैक का शिकार हो गया। क्यों? इसी पे हम बात करने आज आए हैं। ये लाइफस्टाइल की वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल है, अब वो इस हद तक अनहेल्दी हो गया है कि हमें इस किस्म की क्रॉनिक बीमारियां, जो कभी बूढ़े लोगों पे, हमारे आबाउजदाद में आफ्टर 60 या आफ्टर 55 होती थी, वो अब हमें यंग एज में आना शुरू हो गई हैं। हमारे यंगस्टर्स जो हैं हार्ट अटैक से मर रहे हैं, हमारे यंगस्टर्स को डायबिटीज़ हो रही है, हमारे यंगस्टर्स के ब्लड प्रेशर हाई हो रहे हैं, हमारे यंगस्टर्स के जो लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल, वो हाई चल रहा है। भाई कोलेस्ट्रॉल का इस एज में क्या ताल्लुक? कोलेस्ट्रॉल तो आफ्टर 50 चलो बढ़े, या 65 बढ़े, ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल या जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम एलडीएल कहते हैं, जो रिस्क देता है हार्ट प्रॉब्लम का, जिसकी वजह से यंगस्टर्स को हार्ट अटैक हो रहा है, उसकी बड़ी वजह आपको पता है क्या है? एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक ख़ास किस्म का फैट है जो बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिल की शरियानें तंग हो जाती हैं और यंग एज में हार्ट अटैक हो जाता है। और यंग एज में हार्ट अटैक जो है वो लीथल होता है। जो बूढ़ी एज में या ओल्ड एज में जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो इतने लीथल नहीं होते। बंदा 1-2 अटैक्स को बर्दाश्त कर लेता है, लाइफ सेव हो जाती है, दवाइयों पे आ जाता है। लेकिन जो एज मैं आपको बता रहा हूँ 25, 30, 32, 35, इस पे जो हार्ट अटैक होता है वो लीथल होता है। वो एक ही दफ़ा होता है, उसके बाद इंसान ज़िंदा नहीं रहता। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये कोलेस्ट्रॉल। दूसरी वजह बताऊं? स्मोकिंग। और वो इस एज में ही शुरू होती है, यंग एज में, और वो भी हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, अभी उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, अब बात समझ आ गई कि ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे क्यों इतना जोर दिया जाता है। वजह यह है कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट अगर अच्छी हो, अच्छा हमारा लाइफस्टाइल हो, तो ये चीज़ हमें बीमारियों से बचाती है, ये चीज़ हमें
बीमारियों से बचाती है, हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। मीन्स जिंदा तो हम सारे हैं, लेकिन क्वालिटी का मतलब क्या है? देखिए, हम में से आप सब बैठे हुए हैं, अगर हम में से कोई एक बंदा जो है किसी भी वजह से, शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, किसी और बीमारी की वजह से उसका पाँव नहीं है, काट दिया गया है, तो चल नहीं सकता, सारे से चलेगा, बैसाखी से चलेगा। और एक आम आदमी जो कि बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहता है, उसके मुकाबले में और उसकी लाइफ में फ़र्क तो आ जाएगा ना। उसकी वो जो पाँव कटा हुआ है, उसकी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो नहीं होगी ना। वो दौड़ नहीं सकता, वो ज़्यादा तेज़ चल नहीं सकता, वो कोई और फिजिकल काम नहीं कर सकता। और एक आम आदमी जिसका कोई नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो ज़िंदगी बेशक बढ़ती रहे, एज होती रहे, आप पर बुढ़ापा भी आ जाए, लेकिन आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो, आप बेड पे ना आए, आप अपना काम खुद करें। ठीक है, ये है गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप 60+ हो जाते हैं और आपको कपड़े चेंज करने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ती है, अपने औलाद से कहना पड़ता है, नौकर रखना पड़ता है, आप वॉशरूम नहीं जा सकते, आप बेड पे पेशाब करना पड़ता है, आपको 2-2 थैलियाँ लगी होती हैं, एक पेशाब की होती है, एक बड़े पेशाब की होती है, और आपको बेड पे ही आपकी ज़िंदगी। तो ये ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा है नहीं। दिस इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब अगर आप बेशक 70 ईयर्स के हो जाएं, चलते फिरते रहेंगे, अपना काम खुद करेंगे, किसी किस्म की मोहताजी नहीं होगी, तो दिस इज़ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अगर आप 40 हैं, अभी 60 पे भी नहीं टच किए और बेड रिडन हो गए, तो फ़ायदा है कोई इस लाइफ का? नहीं। तो ये चीज़ जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे बात इसलिए आजकल हो रही है कि ये चीज़ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाती है, हमें माजूरी से बचाती है और हमें अपने पाँव पे खड़ा रखती है, चाहे हमारी एज कितनी ही भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए। तो ये एक दूसरा बड़ा फ़ायदा है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का। अब थर्ड फ़ायदा क्या? तीसरा फ़ायदा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का ये है कि हमें हमारी जो एज है, बढ़ती हुई उम्र है, उसको स्लो डाउन करती है। स्लो एजिंग जिसे कहते हैं, यानी अगर हमारा लाइफस्टाइल बेहतर होगा तो हमारे चेहरों पे झुर्रियाँ लेट पड़ेंगी। जिसका लाइफस्टाइल बेहतर नहीं होगा, 40-45 पे उसका चेहरा जो है वो 80 साल के बंदे की तरह हो जाएगा, झुर्रियों से भरपूर। आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा तो एंटी एजिंग की वजह से, स्लो एजिंग की वजह से आपके जॉइंट्स खराब नहीं होंगे। आप बेशक 65 हैं, 70 हैं, खुद चलते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, बाज़ार से सब्ज़ी भी लेके आ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 40 के हैं, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो आप लंगड़ा के चल रहे हैं। आपको दूसरी घर की दूसरी मंजिल पे चढ़ने के लिए आधा घंटा चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ के सीढ़ी पे बैठते हुए जाएंगे। आप मार्केट नहीं जा सकते, आपके घुटने का, आप नमाज कुर्सी पे पढ़ रहे हैं, मस्जिद जा ही नहीं सकते, या मस्जिद जाते भी हैं तो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़नी पड़ती है, हालांकि एज तो आपकी 45 है या 50 है। तो जो एजिंग के साथ इफेक्ट होता है, ज़ाहिर है उम्र है, उम्र भी कई लोग उम्र को भी जो है ना, एज को भी बीमारी कहते हैं। वजह उसकी ये कि हर एक को, हम सबको, जो भी जैसे जैसे हमारी उम्र प्रोग्रेस करती है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बीमारियां हमारे जिस्म में आ जाती हैं जिसको हम रोक नहीं सकते। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, होंगी, उम्र के हिसाब से होंगी, उसका कुछ नहीं हो सकता। पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, होंगे। खून की शरियानें जो हैं वीक हो जाती हैं, ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, होगा। नज़र कमज़ोर होगी, हेयरिंग कमज़ोर होगी, ठीक है जी। दिमागी सलाहियत कमज़ोर होगी, रिफ्लेक्सेस स्लो होंगे। देखिए, उम्र के साथ ये चीज़ें चलेंगी, इसको कहते हैं एजिंग इफेक्ट। इस पे रुकावट नहीं हो सकती, ये होगा ही होगा। बाल सफ़ेद होंगे, ठीक है जी। हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, हमारी रिफ्लेक्सेस स्लो होंगे, हम एक काम जो है पहले 10 मिनट में कर लेते हैं, अब हम आधा घंटा या पौना घंटा लगाएंगे उस काम में, होगा। दिमागी सलाहियत कमज़ोर होगी, मेमोरी शार्प नहीं रहेगी, चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगी, ये होगा। लेकिन अगर आप एजिंग को स्लो कर लें, यही चीज़ें जो मैंने वीकनेस बताई हैं जो एजिंग के साथ होती हैं, अगर ये जाकर 70+ पे हों या 75 पे हों तो ठीक है, इतनी उम्र में तो चलिए ये सारी कमज़ोरियाँ जायज़ हैं।
लेकिन अगर यही चीज़ें आपको 45 पे हो जाएं, 50 पे हो जाएं, तो क्या ये ठीक है? नहीं, ये आपको माजूर कर देंगी, आपको डिपेंडेंट कर देंगे, किसी के देख नहीं सकेंगे, सुन नहीं सकेंगे। तो इस चीज़ों को प्रिवेंट करने की स्टाइल मैनेजमेंट पे बात होती है आजकल। अब मैंने ये टॉपिक आपको समझा दिया कि लाइफस्टाइल होता क्या है और क्यों ज़रूरी है, ठीक है? इस पे कोई क्वेश्चन है तो क्या, फिर आगे हम चलते हैं। जब कोई क्वेश्चन नहीं आता, पता है आपको क्या मतलब होता है इसका? बिल्कुल, या तो सब कुछ समझ आ गया या कुछ समझ नहीं आया। तो मैं क्या समझूं? सब समझ आ गए, चले सही है, तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो है ये होता क्या है। सुबह से उठते हैं हम, ऑफिस जाते हैं, क्लासेस में आते हैं, पढ़ते हैं, फिर घर जाते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर रात का टाइम हो जाता है, नमाज़ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, अगली सुबह फिर अपने अपने कामों पे चले जाते हैं। ऑफिस आ जाता है, कोई पढ़ने चला जाता है, कोई कॉलेज आ जाता है, अपने डिपेंडिंग अपॉन देयर एजेस। ये सारा चीज़ जो रोज़मर्रा की रूटीन है, ये हमारा लाइफस्टाइल है। इसको मैनेज कैसे करना है? अब कुछ लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, तो ये चीज़ें, बीमारियां उनको नहीं आती, उनका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहता है, शुगर भी ठीक रहता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है। और किसी का सुबह उठने से लेके रात सोने तक और ड्यूरिंग नींद वो ठीक नहीं है। वो अभी बात करेंगे क्या उसमें ख़राबी है। तो उनको ये सारी बीमारियां आती हैं जिनका जिक्र मैंने किया। उनकी एजिंग भी जो है वो ज़्यादा होती है, वो बेड रिडन भी हो जाते हैं, मुताजी उनका मुकद्दर बन जाती है लाइफस्टाइल की वजह से। लाइफस्टाइल में सबसे पहली जो बात है वो हम बात करेंगे खाने पे, फूड। एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की एक मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें खाने के बारे में जो है वो एक बड़ी प्यारी सी स्टेटमेंट थी, मैंने कहा आज मेंशन करता चलूँ। कंसिडर योर फूड एज मेडिसिन, टेक योर फूड एज मेडिसिन, यानी अपने खाने को दवाई समझकर खाओ। आप समझे? यानी अगर खाना हेल्दी होगा और उसको एज अ दवाई आप लेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। ये जो बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, ये नहीं होगा। अब वो कैसे खाने हैं, वो कौन से खाने हैं या वो कौन सा फूड है जो एज मेडिसिन है, जो दवाई बन के आप पे असर करे। दवाई हम क्यों यूज़ करते हैं? देखें, शुगर की दवाई लोग क्यों यूज़ करते हैं? ताकि शुगर कंट्रोल हो। ब्लड प्रेशर की दवाई क्यों यूज़ करते हैं लोग? कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। कोलेस्ट्रॉल की दवाई क्यों यूज़ करते हैं? कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो। जोड़ों की दवाइयाँ क्यों यूज़ करते हैं? कि जोड़ ठीक रहें, पेन ना करें। कुछ ऐसे फूड हैं, कुछ ऐसे खाने हैं जो कि मेडिसिन है। आप वो खाएंगे, ना आपका शुगर बढ़ेगा, ना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना आपको जोड़ों की तकलीफ़ होगी, ना कोई आपको हड्डी की वीकनेस होगी, ना आपको चलने में प्रॉब्लम होगा, ना आपका वज़न बढ़ेगा, ना आपका वज़न बहुत गैर ज़रूरी तौर पे कम होगा, ना आपके पट्टे वीक होंगे, और ना आपको कोई क्रॉनिक बीमारी होगी, ना किसी की मोहताजी होगी। खाने ऐसे हैं, उन्हीं को मैं कह रहा हूँ कि एज मेडिसिन। ये खाने हैं जो कि मैं जिक्र करूँगा, ये मेडिसिन है। तो बजाय आप मेडिसिन पे आएँ, आप एक खाने लें, आप मेडिसिन से बच जाएंगे। ठीक है जी। अब क्या बात? अच्छा, सुबह हम उठते हैं तो हम नाश्ता करते हैं, फिर हम अपने कामों पे चले जाते हैं, फिर लंच का टाइम हो जाता है, लंच करते हैं, और फिर उसके बाद डिनर। तो 3 खाने बेसिकली हमारे कल्चर में। यूरोपियन कल्चर में, गोरों में 2 खाने होते हैं। बीच में उनका कोई कॉफ़ी शॉफ़ी का टाइम होता है, वो जो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स के दरमियान करते हैं। लंच वो नहीं लोग लेते। और आपको पता है कि इस्लामिक तरीक़ेकार क्या है? सहाबा कराम या हमारे नबी जो हैं, वो उनकी लाइफ में कितने खाने होते थे? 2 खाने। नाश्ता बादशाहों वाला करते थे, लंच नहीं होता, दोपहर का खाना नहीं होता था, पानी, खजूर खा ली या कोई इस टाइप की चीज़, एक स्नैक कह लें, वो बीच में हो जाता था, और फिर रात का खाना होता था, और वो अर्ली होता था। हमारी तरह ये रात का खाना नहीं है कि हम जो है रात को कभी 10 बजे खा रहे हैं या 9 बजे खा रहे हैं। सुन्नत तरीका ये है कि जो सहाबा कराम जिस पे अमल करते थे, हमारे नबी ने जिसका हुक्म दिया, आपने मगरिब और इशा के दरमियान डिनर कर लेना, जिसको हम डिनर कहते हैं, रात का खाना। वो मगरिब के फ़ौरन बाद वो खा लिया जाता था।
उसके बाद कोई खाना नहीं, और इशा के बाद नींद। ये वो लाइफस्टाइल है जो कि आज साइंस, मेडिकल साइंस, न्यूट्रिशनल साइंस, हर किस्म की जो डॉक्टरी है वो आपको ये कहती है कि आपका खाना 2 होने चाहिए दिन में, और डिनर आपका अर्ली होना चाहिए, सनसेट पे, मगरिब पे डिनर हो जाना चाहिए, और बेड टाइम पे आने से और डिनर के दरमियान कम से कम 3-3.5 घंटे का ड्यूरेशन होना चाहिए, जिससे आपका जो फास्टिंग शुगर लेवल, आपका ब्लड प्रेशर और आपके जो रैंडम लेवल्स हैं वो ठीक रहेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगी। इस पे अब साइंस मुत्तफिक हो गई है। और हमारे नबी ने कितने साल पहले, कोई किताब नहीं थी, कोई डॉक्टरी नहीं थी, कोई साइंस नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी, इतने साल पहले हमें ये लाइफस्टाइल बता दिया जो आज किताबों में लिखा जा रहा है और रिसर्च हो रही है। आपने देखा ना हमारा जो मज़हब है वो कितना कंसाइज है, वो हर चीज़ को कवर करता है। हम कहते नहीं जी इस्लाम है सिर्फ नमाज़ पढ़ लो, रोज़े रख लो, ये नहीं है। ये पूरा जो है वो पूरी ज़िंदगी है इस्लाम इस। और मैं क्योंकि जब पहले मैं भी इस बात पे बिलीव करता था, जब यंग ज़माने में मेडिकल कॉलेज में होते थे तो हम कहते थे अच्छा यार नहीं अमेरिकन सही कहते हैं, गोली ठीक कहते हैं, ये होना चाहिए, खुराक में ये होना चाहिए। हमें नहीं पता था। बाद में जब हदीस वगैरह या थोड़े से बड़े हुए और अब मज़हब पढ़ना शुरू किया, कुरान पढ़ा, उसका तर्जुमा पढ़ा, हदीस पढ़ी, तो पता चला यार इतने साल पहले जब कुछ भी नहीं था तब ये चीज़ आ गई थी, तो अब ये गोरे अब रिसर्च करके हमें बता रहे हैं, है ना। तो ये जो हमारा मज़हब है ये सारा कुछ आपको बता रहा है। तो अगर हम फ़र्ज़ करें, मैं ये ज़ाहिर है मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं बताना नहीं चाह, मौलवी नहीं बन रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम अपने मज़हब पे प्रैक्टिकली अमल करना शुरू कर दें, इससे अच्छा लाइफस्टाइल कोई नहीं है। 2 ही खाने हैं और 2 ही खाने हमारे मज़हब में भी हैं। मगरिब के टाइम पे डिनर है, मगरिब टाइम पे डिनर है, सुबह फजर के बाद नाश्ता है, लंच कोई नहीं है, लंच के साथ आप के दौरान आप कोई भी सैलड ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कॉफ़ी ले लें, चाय ले लें, आजकल के स्टाइल के मुताबिक ग्रीन टी ले लें। ये लाइफस्टाइल है जो कि खाने से लेट करता है। अच्छा, आप खाने कौन से हेल्दी हैं? प्रोटीन को आप अपने खाने का हिस्सा बनाएं, और इसमें प्रोटीन अब किस किस खानों में हो सकती है? प्रोटीन एग्स हैं, मीट है, और चिकन मैं थोड़ा सा ये फार्मी चिकन जो है जिसको हम ब्रायलर कहते हैं, या ये जो सफ़ेद चिकन होता है, इसके लिए मैं इतना ज़्यादा नहीं कहता, क्योंकि आजकल ना जो फीड्स हैं इन जो चूज़ों को बड़ा करने के लिए खिलाई जाती हैं, इन पे भी काफ़ी तहकीक हो रही है। इस पे आप सुनते भी होंगे, ये ठीक ग़िज़ा नहीं है उनकी, क्योंकि वो कारोबारी मकासद के लिए कुछ ऐसी फीड्स इस्तेमाल हो रही हैं जो कि बड़ी क्विकली जो है ना एक छोटे चूज़े को बहुत जल्दी बड़ा कर देती हैं और उसको ज़िबा होने के और गोश्त के काबिल कर देती हैं। तो क्या वजह है? जो देसी मुर्गी है वो तो इतनी जल्दी बड़ा नहीं होती, वो तो खाती है, चुनती है खेतों में और जंगलों में फिरती है। तो ये क्या है? ये कौन सा चूज़ा है जो कि बस महीने के अंदर तैयार? ये कारोबारी मकासद के तहत होता है। तो इनके गोश्त में तो इतनी प्रोटीन नहीं है और ना इतनी हेल्दी प्रोटीन है, तो ये भी आपने सेलेक्ट करनी। ये भी लाइफस्टाइल है कि अगर चिकन लेना है तो कोशिश करें देसी चिकन हो। अपने घर में छोटी सी जगह पे आप देसी चिकन को रख सकते हैं, उसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे गांव में हमारे बुज़ुर्ग करते थे। तो आप जो है ना, ये चिकन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये देसी चिकन से चिकन नहीं कर सकते आप। उसको देखें, एग्स लें, देसी चिकन लें, फ़िश लें, ठीक है, मटन लें, बड़ा गोश्त लें। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर लें ना इसको। कोई एक पार्ट देसी चिकन का हफ्ते में 1-2 दफ़ा देसी चिकन ले लें, एक 2 दफ़ा मछली ले लें, 1 दफ़ा मटन खा लें, ये सारी कर लें। अच्छा, एक और प्रोटीन सोर्स जो कि हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। आप ये ना सोचें कि यार डॉक्टर साहब बड़ी अमीरों की बातें कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। दालें इज़ अ वेरी गुड प्रोटीन सोर्स। दालों का सूप, मैं कई हमारी डाइट पे मेरा एक बहुत ही मशहूर स्लिम फिट प्रोग्राम है हमारा जो हम रन करते हैं। उसमें जिन लोगों को बीमारी नहीं है शुगर की या ब्लड प्रेशर की, सिर्फ मोटे हैं, एक प्रोग्राम है स्लिम फिट प्रोग्राम। उसमें हम डाइट से उनका वज़न कम करते हैं। उसमें बड़ा हमारा मेजर रोल है दालों के सूप का।
बड़ी हेल्दी प्रोटीन्स होती हैं दालों में और अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल, कोई भी दाल। तो दालों को फूड में शामिल करें, अंडों को फूड में शामिल करें। और तीसरी चीज़ वेजिटेबल्स। अच्छा, अब ये क्यों वेजिटेबल्स का मैं कह रहा हूँ, फाइबर एक हो गया, प्रोटीन दूसरी चीज़ होगी जो है वो फाइबर। आपने ऐसी चीज़ लेनी है जिसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा हो, तो आपको कभी भी ना मैदे की तकलीफ़ होगी, ना कभी आपका वज़न ज़्यादा होगा, और ना कभी आप में शुगर या ब्लड प्रेशर के ऐसे क्रॉनिक डिजीज़ होंगे, अगर आपकी डाइट में रेगुलर रोज़ाना की बेस में फाइबर है। अब फाइबर किस में ज़्यादा होता है? सब्जियों में। सब्जियों में फाइबर की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है, फ्रूट्स उसमें भी ज़्यादा होती है। तो एक दो फ्रूट्स जो भी आप मौसमी फल हैं उनको अपनी रोज़ाना की डाइट में शामिल करें। सब्जियों का प्लेट में आप अगर प्लेट को हम ऑर्गेनाइज़ करें इसी बात के उसमें, तो प्लेट में एक पार्ट प्रोटीन का होना चाहिए, आप उसमें दाल गोश्त को भी डालें, अंडा डालें, ठीक है। उसके अलावा एक पार्ट आप दें सब्जियों को। और ज़्यादातर सब्जियां जो पकाई जाती हैं वो ऑयल में और ज़्यादा मुरगन तरीके से पकाई जाती हैं। ये तरीका भी ठीक नहीं है, इससे भी सब्जियों की जो है अफादियत या उसमें जो फाइबर है वो कम हो जाता है ज़्यादा पकाने से और ऑयल में ना। तो आप कोशिश करें स्टिर फ्राई। स्टिर फ्राई का मतलब पता है आपको? स्टिर फ्राई हल्के से थोड़े से 2-3 कतरे ऑयल में डालकर तो उसको हल्का सा जो है वो फ्राई कर ले, तो वो एक स्टिर फ्राई हो जाता है। तो वो सब्ज़ी आप अपनी प्लेट में शामिल करें, स्टिर फ्राई सब्ज़ी, उसको खाएं। और कोशिश करें सब्ज़ी जो प्लेट में है उसको पहले खाएं, उसके बाद प्रोटीन खाएं, और फिर कार्ब्स। अब कार्ब्स का नंबर 3 होता है हेल्दी कार्ब्स। कार्ब्स का सुना होगा, लोग कहते हैं यार रोटी चावल छोड़ दो, शुगर ठीक हो जाएगी, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, मोटापा नहीं होगा। ठीक है ये बात, लेकिन वो किस चीज़ के बारे में? सिंपल कार्ब्स के बारे में। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जिसको हम कहते हैं होल व्हीट, ठीक है, ऐसा अनाज जो कि होल तरीके से, जैसे कम्प्लेक्स फाड़े, जैसे आटा है चोकर के बगैर खाएं, जौ का आटा लें, मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करें, बेसन की रोटी खाएं। ये सारे जो हैं ऐसे जिसमें फाइबर है। तो अब ये बात समझें, तो ये प्लेट में अगर आप इस तरह की चीज़ें लेंगे और सब्जियां भी होंगी, उसमें गोश्त भी होगा, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब, रोटी होगी लेकिन खालिस गंदम। जो फ़ाइन आटा है मैं आज उसको प्रमोट नहीं करूँगा। फ़ाइन आटा जो तोड़े का आटा है जो अक्सर बाज़ार में मार्केट में अवेलेबल है, फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, चोकर निकाल लेते हैं। आटे की जो फैक्ट्री होती है फ्लोर मिल्स, उसमें चोकर, आप जाके कभी किसी फ्लोर मिलर को विज़िट भी कर सकते हैं, आप देखें आटा तैयार कैसे होता है। तो उसमें वो चोकर को अलहदा कर लेते हैं। तो जो वो आपका जो आटा होता है बेसिकली वो मैदा होता है, यानी जो अनाज का या आटे का जो फाइबर है वो निकाल लिया जाता है। और ये बेशक आप सर्च भी कर लीजिएगा, इस पर रिसर्च करिएगा कि जो ये चोकर निकाला जाता है आटे में विटामिन ए, विटामिन ई, ठीक है, और विटामिन ओमेगा 3 ये और मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये जो आटे की जो समझे ताकत है वो किस में होती है? फाइबर में, ठीक है, फाइबर में होती है। और ये फाइबर हम निकाल लेते हैं फैक्ट्रियों में। तो जो चीज़ बाद में बच जाती है जिसको हम फाइन आटा कहते हैं, वो क्या होता है? वो आटे का वो हिस्सा होता है जो सिर्फ कार्ब होता है या सिर्फ मैदा होता है। यानी उस चीज़ का या उस फाइन आटे का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ शुगर हाई करता है, बाकी उसमें कोई मिनरल, कोई विटामिन कुछ उसमें नहीं होता। तो ये लाइफस्टाइल आपने अपनाना है कि अपना जो आटा है घर का वो आपने चेंज करना है। आपने फाइन आटा या जिसको तोड़े वाला आटा कहते हैं उससे आप जान छुड़ाएं। आप चक्की है अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, अपनी गंदम लें और आप उसको जो है वो ख़ुद पिसवाएं अपने सामने, और उसका चोकर वोकर कुछ निकलने ना दें। वो थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, आपने देखा होगा, ठीक है, उसका कलर वो नहीं होता जो सफ़ेद आटा। तो हमने कलर नहीं देखना, हमने उसके अंदर की ताकत देखनी है, हमने अपना लाइफस्टाइल देखना है। तो रोटी का कलर या सफ़ेद रोटी को अब आप अल्लाह हाफिज़, काली रोटी या ब्राउन रोटी जो कि सही आटा है जिसमें चोकर मिक्स होता है वो उस पर आएँ। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं, प्रोटीन मैंने बताई और आपको बताया कि कार्ब्स कौन से होने चाहिए, वेजिटेबल्स फाइबर की शक्ल में आपने लेनी है। इसको अपने खाने का हिस्सा इस तरह का करेंगे तो आपको कभी बीमारियां नहीं होंगी। खाने का टाइम भी मैंने आपको बता दिया क्या टाइमिंग होनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं फ़ैट्स की। फ़ैट्स पे बड़ी बात होती है, तो आप भी यही क्वेश्चन आपके जहन में होगा कि यार डॉक्टर साहब ने प्रोटीन कह दिया, कार्ब्स कह दिए, तो फ़ैट्स कहाँ गए? फ़ैट्स बहुत ज़रूरी होती है। जो चिकनाई है, अक्सर लोग कहते हैं यार चिकनाई कोलेस्ट्रॉल करती है, चिकनाई मोटा करती है, चिकनाई हार्ट प्रॉब्लम करती है, चिकनाई ब्लड प्रेशर करती है। ये कौन सी चिकनाई के बारे में बात होती है?
बैड फैट्स। और मार्केट में जो बैड फैट्स होते हैं कौन से हैं? हाँ, वो प्रोसेस फूड में तो डाला जाता है, जो मतलब ऑयल्स हैं उस पर बात कर रहा हूँ। ये जो बनस्पति जिसे कहते हैं, या मेरे पास तो एक ही मेरे जहन में नाम आ रहा है, डालडा है। अब तो बहुत कंपनियां हैं, पहले तो डालडा ही था, सूफी, मतलब जितने एड्स आप देख रहे हैं जो तेल बनाते हैं और कह रहे हैं कि ये कनोला है या ये सनफ्लावर है तो इससे कोलेस्ट्रॉल है। ऐसा नहीं है। इनका जो प्रोसेस है बनाने का वो जो है वो ठीक नहीं है। ये जो बनस्पति ऑयल या बनस्पति घी फैक्ट्रियों में जिस तरीके से तैयार होता है, उसको उसमें जो ट्रांस फैट्स होते हैं, बैड फैट्स, वो आ जाते हैं। और वो किसी भी तौर से, बेशक टीवी पे जो मर्ज़ी इश्तिहार दे दें, उसमें जितना मर्ज़ी मशहूर आदमी सामने आपको खड़ा होकर कह के जी मैं ये तेल नहीं, उसके घर जाके देखें वो तेल नहीं यूज़ करता होगा। जो भी एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग में जो लोग कर रहे हैं उनके घर में वो ऑयल नहीं है। तो भाई आप जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो आप खुद तो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब डालडा फैक्ट्री का जो ओनर है, ठीक है, वो तो वो अपना डालडा तेल नहीं इस्तेमाल कर रहा जिसको वो ऐड दे रहा है कि जी बनस्पति घी, और हमें कह रहा है तुम ये यूज़ करो। एड्स भी हैं, बड़े पैसा लग रहा है एड्स पे, सारा कुछ एडवर्टाइजमेंट पे इतने पैसे लगते हैं। ये घी, ये तेल ठीक नहीं है। आपका जो अपना देसी घी है, गांव में जिस तरीके से तैयार होता है मक्खन से, और आपको बेसिक पता है, वो है, वो हेल्दी फैट है। उससे आप पराठे भी खा सकते हैं, उससे आप अपनी डिशेस जितनी भी हैं वो बना सकते हैं। देसी घी, ठीक है, और मक्खन, देसी मक्खन, उसको यूज़ करें। नट्स, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ऑलिव ऑयल, काजू भी, ये जो ऑयल है, एवोकाडो, ये सारी चीज़ों से जो ऑयल निकलता है, कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल। बड़ा स्कैंडल आया था कि जी पिछले दिनों मैंने भी सुना था कि जी सरसों का तेल हेल्दी नहीं। सरसों का तेल जो खालिश सरसों का तेल है, मैं ये नहीं कह रहा किसी फैक्ट्री से बना के आप ले, नहीं, जैसे सरसों निकाली जाती है, तेल जिस तरह निकाले, आपको पता है वो गांव में जिस तरीके, वो सरसों का तेल, उसको बस थोड़ा सा तरीका ये होता है कि आपको ना उसको खाने का के लिए इस्तेमाल करने से पहले उसको तैयार करना होता है, वरना उसकी स्मेल होती है, उसका टेस्ट इतना अजीब सा होता है। तो उसको आपने, उसका तरीका, उसको आप थोड़ा सा काटना होता है, थोड़ा सा 1-2 घंटे उसको बॉईल करना होता है, प्याज डाल के, थोड़ा सा प्याज, एक प्याज उसमें डालें जो घर में यूज़ होने वाला है, उसको आपने बॉईल करना है, थोड़ा काटना है आग के नीचे, वो तैयार हो जाएगा खाने के लिए। उसको बोतलों में भर के आप अपना खाना शाना उससे बनाएं, सरसों के तेल से। ज़बरदस्त हेल्दी फैट। कोकोनट ऑयल, उसको इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल को फ्राई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसको फ्राई नहीं होता, ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है। जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और उसमें ओमेगा 3 होता है, और ओमेगा 3 आपको ना हार्ट की बीमारी करवाने देता है, ना आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम होती हैं, और ना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओमेगा 3 के इतनी ताकत ओमेगा 3 ऑलिव ऑयल में होता है, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, प्योर ऑलिव ऑयल। हमारे यहाँ तो नहीं आता, बाहर से ही आता है, स्पेन से आता है, सऊदी अरेबिया से आता है। तो वो चीज़ आप वो इस्तेमाल करें। तो ऑयल और फैट आपने ये लेने हैं। फूड पे बात होगी, कोई क्वेश्चन है फूड से रिलेटेड? अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड सबसे बड़ी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, वो है फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हम दूर हो गए। आपकी एज में जब हम लोग होते थे तो शाम को, हालांकि डॉक्टरी फील्ड में बहुत पढ़ना पड़ता है। मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैं क्रिकेट का बहुत खिलाड़ी था, बहुत पसंद भी था क्रिकेट। बाद में तो वो ज़ाहिर है पढ़ाई की वजह से सब कुछ छोड़ना पड़ा। अपनी कॉलेज टीम में भी था, यूनिवर्सिटी टीम में भी था, पंजाब यूनिवर्सिटी भी खेला हुआ हूँ, लेकिन छोड़नी पड़ी ज़ाहिर है पढ़ाई की वजह से। तो उस ज़माने में हमें क्या होता था कि जैसे ही 5 बजते थे ना असर की नमाज, तो हम अम्मी से इजाज़त लेना शुरू कर देते थे कि हमें अब बाहर जाना है। स्ट्रीट क्रिकेट होती थी, टेप बॉल वाली, वो हम खेलते थे। अब वो लड़के इंतज़ार कर रहे होते थे और अम्मी अब्बू हमें कहते नहीं नहीं फ़लाँ टेस्ट है, कल टेस्ट है, पेपर है, ये वो। तो हम कहते बस हमें घंटा दे दें, आधा घंटा दे दें, मिनते करके हम निकलते थे उस टाइम पे। आजकल क्या होता है, घर वाले मिन्नतें करते हैं कि चले जाओ। हाँ, अब आजकल उल्टा हो रहा है। अम्मी अब्बू मिनते करती हैं कि बेटा जाओ खेल आओ, ग्राउंड में चले जाओ।
मोबाइल है, ये मोबाइल जो है ये सबसे बड़ी बीमारी का नाम लिया। आपका क्या नाम है? सुफियान ने जो है ना सबसे बड़ी बीमारी पकड़ ली। ये जो मोबाइल है इस पे हम आ गए। हमारी सारी गेम्स, फुटबॉल इस पे आती है, क्रिकेट इस पे खेलते हैं, फुटबॉल इस पे आते हैं, टेनिस में सारी गेम की वो गेम्स है ना इसमें, ठीक है ना। और एक और बड़ी मशहूर गेम है, मुझे याद आ रही है वैसे, मुझे और भी है, पबजी। हम पबजी वाले प्लेयर हो गए। ये सेकंड चीज़ है जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हमें शुगर हो रही है और हमें ब्लड प्रेशर हो रहा है, हमें हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम पबजी खेलना शुरू हो गए हैं मोबाइल पे। तो ये जो मोबाइल है ये दूसरी बड़ी बीमारी है जो कि हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी से पीछे कर रही है। तो अगर आपने हेल्दी लेना है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, लाइफस्टाइल मैनेज करना है, तो आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी को अपनाना होगा। मोबाइल आप यूज़ करें, उसके बड़े फ़ायदे हैं। कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट ज़रिया है। ग्लोबल विलेज कर दिया है मोबाइल ने, ठीक है। आपका भाई कहीं भी है दुनिया में, आप उससे वीडियो कॉल करके आपको ऐसा लगेगा कि आप उसके सामने बैठ के बात करें, ऐसा है कि नहीं? ठीक है, नो डाउट, मुझे इनकार नहीं है मोबाइल के इस फ़ायदे से। लेकिन देखें जो हमारी नौजवान नस्ल इसको जो गलत तरफ लेके जा रही है, आप मोबाइल पे 2-2 4-4 घंटे वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उस टाइम पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, उस टाइम पे आप अपने मुल्क के लिए कोई काम कर सकते हैं, कोई प्रोडक्टिव चीज़ कर सकते हैं। आप वो सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं रील्स देख के और सोशल मीडिया की। भाई देखें, आप अगर आपकी पॉलिटिक्स फील्ड है, आप ज़रूर नई खबरें देखें, दुनिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखें। आप अगर पॉलिटिकल स्टडीज़ के तालिब इल्म हैं, अगर आप इंजीनियरिंग के, तो आप इंजीनियरिंग की चीज़ें देखें, उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, उसकी वीडियोज़ देखें, ठीक है देखें। लेकिन जो हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, मैं समझा पा रहा हूँ ना, हम गलत तरफ जा रहे हैं। हम वो नहीं देख रहे जो हमारी फील्ड है, जो असल आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फ़ायदा है वो हम नहीं लेते हैं। कुछ लोग रहते हैं 1% 2% उसका फ़ायदा ले रहे हैं, नहीं, हम उसके बैड इफ़ेक्ट्स ले रहे हैं। हम मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, मोबाइल पे जो है वो मैसेजिंग करते हैं, मोबाइल पे गलत किस्म की जो है ना इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आया, यहाँ से उठा के उसको फॉरवर्ड किया। भाई आपने जो खबर दूसरे लोग को, अपने दोस्त को भेजी है, जो आपको किसी ने शेयर किया, आपने उसमें तहकीक की है कि वो सही है कि नहीं है? हैं? नहीं ना, हम तो रिसर्च नहीं करते। तो ये तो बुराई हो गई। ये तो मना है इस्लाम में कि आप बग़ैर तहकीक के एक ख़बर दूसरी को नहीं पहुँचाएंगे। ये बहुत ज़्यादा मना है, इसका तो बहुत गुनाह से पूछ होगी। आपके पास एक वीडियो आई है, वो सही है नहीं है, कोई गलत बात कर रहा है, कोई सही कह रहा है कि नहीं कर रहा है, आपने बग़ैर देखे समझे उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, वो कई लोगों को चलेगी। ये बात गलत है। अभी ये चीज़ तो अब गवर्नमेंट लेवल पे आ गई है अभी। हाँ AI फास्ट हो गई है, लेकिन यार हम लोगों को थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना चाहिए। हमें जो, जैसे मैं कह रहा हूँ, हमें IT का सही फ़ायदा लेना चाहिए। जो गलत ही हम टाइम वेस्टेज करते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने स्पोर्ट्स टाइम पे असर की नमाज के बाद आपने ग्राउंड में नज़र आना है, मोबाइल पे नज़र नहीं आना। ये लाइफस्टाइल है, ठीक है। एज के मुताबिक आप अगर जवान हैं, आप स्विमिंग करें। स्विमिंग से अच्छी एक्सरसाइज कोई नहीं है, ठीक है। स्विमिंग, आपकी एज अगर 80 साल भी है ना, ये ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसी गेम है जो आप 80 साल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि 80 साल पे आप अगर वॉक करेंगे या भागेंगे तो नहीं होगी, जॉइंट्स नहीं है ना। लेकिन पानी में आपके बोन्स का, आपके जॉइंट्स का कोई रोल ही नहीं है। आपको अपने उसका जो पानी का जो प्रेशर होता है, जो उसकी वेव है, वही आपको तैराती है और आपके मसल यूज़ होते हैं। तो तैराकी, स्विमिंग जो है वो ऐसी एक्सरसाइज है जो आप मरते दम तक कर सकते हैं, बेशक जितने मर्जी बूढ़े हो जाएं। तो आप स्विमिंग पे आएँ। आपकी गिरद अगर कोई स्विमिंग पूल है या कोई क्लब है, उसको ज्वाइन करें। ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि जो भी गेम आपको पसंद है, आपकी एज के मुताबिक, क्रिकेट पसंद करते हैं क्रिकेट खेलने चले जाएँ, फुटबॉल पसंद है फुटबॉल खेलें, टेबल टेनिस पसंद है, जो गेम आपकी पसंद है आपने शाम का टाइम उस गेम में रखना है। आपकी एज की बात कर रहा हूँ। जैसे थोड़ा मिडिल एज है, जो लोग थोड़ा सा टाइम कम है, अपने एज के हिसाब से मिडिल एज में जॉगिंग करें, भागें ग्राउंड में जाके, जिम ज्वाइन करें, वेट लिफ्टिंग करें, कार्डियो करें एज के हिसाब से। जो ज़रा बूढ़े लोग हैं जो कहते हैं यार हम वज़न नहीं उठा सकते, जिम नहीं कर सकते, हमारे पास स्विमिंग पूल नहीं है, हम गांव में रहते हैं, कैसे आप मॉडर्न बातें करते हैं डॉक्टर साहब? तो भाई घर में बैठ के आप योगा एक्सरसाइज करें। यूट्यूब पे आप इतनी IT करते हैं, इतना गेम्स खेलते हैं, PUBG, थोड़ा सा टाइम लगाएं, यूट्यूब पे सर्च करें कि ये आप
कौन सी ऑन चेयर एक्सरसाइज हैं, घर पे बैठ के कौन सी एक्सरसाइज होते हैं, आपको कई वीडियोस, हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी। आप वीडियोस कॉपी करें, वही एक्सरसाइज घर में करें, हो सकता है ना। तो अपनी एज के हिसाब से आपने एक्सरसाइज करनी है। जो लोग बूढ़े हैं, जिनके जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, चेयर पे बैठ के कई एक्सरसाइज हैं जो कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज को, फिजिकल एक्टिविटी को आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। ये दूसरी बड़ी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है जो आपने करनी, और ये आपको बीमारियों से भी बचाएगी, शुगर से भी बचाएगी, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, सब चीज़ों से बचाएगी। तो ये सेकंड चीज़। थर्ड चीज़ जो है वो है बड़ी डिफरेंट है, और वो है स्लीप हाइजीन। हम तो हाइजीन कहते हैं, हैंड हाइजीन, और ये करें, वॉश करें हाथ, वो भी ठीक है, सफाई बड़ी बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन एक और सफाई है, वो नींद की सफाई, स्लीप हाइजीन जिसे कहा जाता है। हेल्थ के लिए, माजूरी से बचने के लिए, क्रॉनिक डिजीज़ से बचने के लिए 7 से 8 घंटे की रात की नींद, क्या चीज़, 7 से 8 घंटे की रात की नींद। जोर किस पे हुआ, रात पर, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने जो बॉडी में जो, या नेचुरल जो स्लीप का मैकेनिज़्म बनाया है, वो रात है। कुरान में भी कई जगह आया है कि रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है, दिन काम के लिए बनाया है। तो आजकल हम क्या हो गए, हम उल्टा चल पड़े, हम रात को काम करते हैं और दिन को सोते हैं। ये दूसरी बड़ी वजह है क्रॉनिक डिजीज़ की, कोलेस्ट्रॉल की, शुगर की, मोटापे की, ब्लड प्रेशर की। दूसरी बड़ी वजह है जो कि वजह बन रही है, ये क्या, दिन की नींद करना, रात की नींद ना करना, या सही स्लीप हाइजीन ना होना। तो ये तीसरी एक्सरसाइज के बाद इसका तीसरा बड़ा नंबर है कि आपकी नींद जो है वो 7-8 घंटे की डेली होनी चाहिए, प्लस वो रात की नींद होनी चाहिए। और इसका एक और पॉइंट इसमें नोट कर लें कि इसके टाइमिंग फिक्स होने चाहिए। ये नहीं है कि आज आपने जो है लेक्चर लेट ख़त्म किया है तो आज रात आप 10 बजे सोएं और अगले दिन आप 8 बजे सो जाएं, फिर किसी दिन आप 6 बजे सो जाएं। नहीं, फिक्स करें, फिक्स टाइमिंग। उठने का और सोने का जो बेड टाइम है और उठने का टाइम है वो फिक्स हो, और वो क्या होना चाहिए, इशा के बाद आपने सो जाना, क्योंकि खाना आपने मगरिब तक खा चुके होते हैं और कोई काम नहीं है। जितना काम है, जितनी टेलीफोन पे बात है, कोई असाइनमेंट है, वो सब आपने पहले कर लेनी है। स्टूडेंट के लिए तो असाइनमेंट भी रात के 12 बजे आ रही होती है। तो वो आपने देखें, ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में, मैं तो सिर्फ मैनेज करने के तरीके बता रहा हूँ। अब आपने अपने माहौल को, टीचर को, असाइनमेंट्स को, ये सारा सिस्टम आपने तब्दील करना है, और आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में, ठीक है ना। आप एक दूसरे से मिलें, नहीं, आप पूरी क्लास है, आप मिलें, डिस्कस करें और कहें कि जी आज ये लाइफस्टाइल हमने सही करना है, हमें असाइनमेंट जो है वो 6 बजे तक, असर तक मिल जानी चाहिए। वो हंसना शुरू कर देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। देखिए अब ये तो देखिए, अब ये बात है, यही तो रोना है कि हमारा सिस्टम ख़राब होता जा रहा है। इसी पे तो आज बात करने में आया हूँ कि ये हमारा कल्चर जो है वो चेंज हो गया। अब जो पहले हम लोग करते थे कि नींद का टाइम होता था और इशा के बाद सोना, वो अब नहीं हो गया, क्योंकि ये अब गलत चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना ली हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि अब जो है वो असाइनमेंट रात को 11 बजे आएगी तो वो सही तरीका है। ऐसा नहीं है, ये गलत तरीका है, ये तरक्की नहीं है। हम इसको डेवलपमेंट समझते हैं, यार गोरे जो हैं ये वो, ये ऐसा नहीं है। अब जो लोग आपके काम करते हैं नाइट जॉब्स, उसको कभी मैं उनको कहता हूँ, डायबिटिक पेशेंट्स भी उनमें कहीं, तो मैं उनको कहता हूँ यार नाइट जॉब ना करो, आपने दिन को काम करना है, रात को सोना है। कहते हैं जी हमारे तो काम ऐसा है, हम वो ऑनलाइन जॉब करते हैं और हमारे जो काम अमेरिकन के साथ हैं, और वो तो उनका तो वो काम ही, भाई अमेरिकन तो उनका तो दिन होता है ना जी। आप रात को जब काम कर रहे होते हैं तो अमेरिका में क्या होता है, दिन होता है। वो तो अपनी सेहत के मुताबिक रात को सोएंगे और दिन को काम करेंगे, और आप उनका काम कर रहे हैं और आपका रात खराब, ये कोई अक्लमंदी है? तो वो सेहतमंद हो रहे हैं और आपको बीमार कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आपने नाइट स्लीप जो है वो लेनी है 7 से 8 घंटे की, पहले बात हो चुकी है। इस सिलसिले में जो भी असाइनमेंट या तरीका कार है उसको चेंज करें। ये कल्चर आपके हाथ में है, आप करें इसको। इसी पे तो बात करने में आया हूँ कि लाइफस्टाइल को मैनेज करें। मैनेजमेंट क्या है कि आप ठीक करें
गलत चीज़ को ख़त्म करें या सही चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। दिस इज़ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप जो है अब रात की नींद जो है वो पूरी करेंगे 7 से 8 घंटे की, और रात की नींद होगी। दिन में काम करें, दिल खोल के काम करें, और दिन में सोना नहीं है आपने, क्योंकि जो लोग जो दिन में सोते हैं फिर वो रात को नींद टाइम पे नहीं कर सकते। और मैंने बताया कि नींद सोने का और जागने का टाइम फिक्स होना चाहिए, मतलब आधे पौने घंटे का उसमें तो थोड़ा सा हो गया, लेकिन बेड टाइम फिक्स है। इससे कभी भी ना आपको ब्लड प्रेशर होगा, ना आपको शुगर होगी, ना आपको स्ट्रेस होगी, और ना आपको मोटापा होगा। क्वेश्चन एट द एंड मैं अभी पूछूंगा आपसे। ये बात समझ आ गई? तो ये स्लीप हाइजीन का बहुत बड़ा रोल है, और इसको आप नोट कर लें। ये तीसरा बड़ा फैक्टर है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अच्छा, अब चौथी चीज़, ये भी बहुत ज़रूरी है जो मैं अब बात करने जा रहा हूँ, अवॉइड अनहेल्दी हैबिट्स। अच्छा, अनहेल्दी हैबिट्स से मुराद क्या है? जैसे मैंने पहले कहा, स्मोकिंग। हाँ कच्चे चावल तो अब मैं नहीं कहता, वो एक इतनी ज़्यादा कॉमन भी नहीं है, लेकिन वो आदत भी चेंज। स्मोकिंग, ड्रग्स का इस्तेमाल, स्मोकिंग और वेपिंग। आजकल वो एक नई टर्म आई है, हमें तो पता ही नहीं वेपिंग क्या होती है। डिजिटल सिगरेट, सिगरेट भी डिजिटल हो गया। अच्छा, हाँ, हमारे ज़माने में तो एक ही तरह का सिगरेट होता था जिससे धुआं निकलता था, तो वो उसको ही मैं स्मोकिंग कहता हूँ। बाद में तो फिर बहुत चीज़ें चेंज हुई, वेपिंग आ गया, ड्रग्स आ गए, और ये सारी ड्रग्स। मेरी बात मैं जो समझा, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो इस्लाम में हराम है। किसी किस्म की ड्रग जो है वो इस्लाम में हराम है। हम कहते नहीं जी सिर्फ शराब, नहीं, हर नशा हराम है। या आप पढ़ लें, आप रिसर्च कर लें इस पर, मैं तो काफ़ी की हुई, ऐसा है कि नहीं? हर किस्म का नशा, चाहे वो स्मोकिंग से रिलेटेड है या डिजिटल शक्ल में है, जिसमें वो हराम, क्या वो आपको राय रास्त से हटाता है, और ये चीज़ हराम है। और आप इसको इस्लामिक प्रिंसिपल समझ के ये अवॉइड, ये गलत किस्म की आदतें आपने छोड़नी है। जिसमें सबसे बड़ी हैबिट जो है, गंदी हैबिट, वो स्मोकिंग है, जिससे आपका किडनी पे भी असर पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है, लंग्स पे पड़ता है, कैंसर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी बैड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते। और हम क्या करते हैं आजकल, ख़ासतौर पर आपकी एज में, वो शौकिया पीते हैं। वो कहते हैं यार इससे ज़रा बंदा बड़ा लगता है। और भाई बंदा बड़ा लगता है, आप काम ऐसे करें आप बड़े लगें। स्मोकिंग पी के आपने स्मोक करके बड़ा लगना है? आप अच्छे काम करें, आप किसी की मदद करें, आप गरीबों के काम आएँ, आप हॉस्पिटल में जो गरीब पेशेंट्स हैं उनके लिए एहतियात इकट्ठी करें, आप बड़े हो जाएंगे। सिगरेट पकड़ के आपने मैच्योर लोग थोड़ी देनी है, अपने काम से अपनी मैच्योरिटी पैदा करें। ठीक है ना? आप काम अच्छे करेंगे, आप लोगों के काम आएंगे, लोग आपको बड़ा समझेंगे, आप यकीन करें। वो कहेंगे यहाँ ये मैच्योरिटी होती है, लोगों के काम आना। सिगरेट पड़ के खड़े होके आपने गप लगा ली, तो ये कौन सी मैच्योरिटी? तो ये आइंदा से ये लाइफस्टाइल में ये जो गंदी आते हैं, ये आपने छोड़नी। ये चौथा बड़ा पार्ट है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का। अच्छा, अब ये 4 बेसिक ये जो है मैंने आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की चीज़ें बताई। इसके अलावा कई और चीज़ें हैं, जैसे एक और जो 5वीं बड़ी चीज़ है, और आजकल की ख़ास तौर पे कोविड के बाद ये बहुत ज़्यादा जो है वो गर्दिश में आ गई, उसको कहते हैं स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन। पहले 2018 से पहले या 2019 से पहले, कोविड के आने से पहले दुनिया में इतना इकोनॉमिक रिसेशन नहीं था, इतनी महंगाई नहीं थी, और जॉब्स भी चल रही थी, सारा कुछ था। दुनिया सब में कोविड ने एक बहुत असर डाला है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा है, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक हमारे स्टैंडर्ड पे। जॉब्स जैसे मैंने बता दिया, नाइट जॉब्स हो गई, उस पर भी तो मैंने बात कर दी। लेकिन इससे जो बड़ा इफेक्ट आया है इकोनॉमिक से, उससे स्ट्रेस आया है लोगों में। कई हज़ारों लाखों लोगों की जॉब्स चली गई। जॉब्स जाने की वजह से फैमिली बर्डन, फैमिली प्रेशर, उसकी वजह से स्ट्रेस आया, और स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ हुई, उनको ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, सारी बीमारियां उसकी वजह से हुई, उस स्ट्रेस की वजह से जो कोविड के बाद आया लोगों पे, इकोनॉमिक स्ट्रेस। इसके अलावा स्ट्रेस और भी कई किस्म के होते हैं। फैमिली में एक दूसरे की दुश्मनियाँ, हसद, ये चीज़ भी स्ट्रेस डालती हैं। इसके अलावा आपके जो वर्क रिलेशनशिप्स होते हैं, बॉस के साथ, उसकी डांट, काम ना करना, इसका भी स्ट्रेस होता है। काम की ज़्यादती, इसका भी एक स्ट्रेस है।
पढ़ाई के प्रेशर्स, एग्ज़ाम्स, ये सारी चीज़ें लाइफ का हिस्सा हैं। तो इस पर बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें स्ट्रेस डालती हैं और ये एक नेचुरल स्ट्रेस है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि यार आपको एग्ज़ाम हो रहा है तो आप स्ट्रेस में ना आएँ। भाई आएंगे तो पढ़ाई करेंगे ना, स्ट्रेस में आएंगे तो करें, लेकिन इसका एक तरीक़ेकार है कि अगर आपको नेचुरल स्ट्रेस हो रहा है तो 2-3 तरीके मैं आपको बताता हूँ जिससे आप स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं। एक कहते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, लंबे लंबे सांस लेना। अगर आपको कोई स्ट्रेस है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, कोई किसी से लड़ाई हो गई है, दोस्त ने कुछ कह दिया है, या इस तरह के जो भी स्ट्रेसेस चल रहे हैं, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ये स्ट्रेसेस आते हैं तो आप इसको 2, 3, 4, 5 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेनी है, लंबे लंबे सांस लेने हैं और कोशिश करें नाक से लें, मुंह से निकालें, जो नेचुरल मैकेनिज़्म है। आप तकरीबन 10, 15, 20 से 30 दफ़ा भी इस तरह के लंबे लंबे सांस लेंगे तो आप थोड़ा अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। ये एक तरीका है। दूसरा ये कि जैसे ही कोई टेंशन हो या कोई स्ट्रेस आए, फ़ौरन आपने ठंडे पानी से वज़ू कर लेना है। ये दूसरा बड़ा क्या करना है, वज़ू कर लेना है आपने ठंडे पानी से। किसी से लड़ाई हो गई है, गुस्सा आया हुआ है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें और ये डीप ब्रीदिंग करते हुए आपने उस जगह से हट जाना है जहाँ से पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। मतलब आप एक बंदे से लड़ पड़े हैं, लड़ाई हो रही है, कमरे में बैठे हैं, ठीक है जी, और इसका बहुत बड़ा स्ट्रेस हो सकता है बाद में आपके ऊपर। आपने क्या करना है कि आपने उस जगह को छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा भाई, आपने वो जगह छोड़ देनी है जहाँ पे लड़ाई हो रही है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। आपने फ़ौरन जो आके ठंडे पानी से वज़ू करना है, टाइम हो तो 2 नफल पढ़ लेने। इससे आपका स्ट्रेस जो है 99% ठीक हो जाएगा। लड़ाई से भी जान छूट जाए, वो लड़ाई हो रही थी तो अगर आप चले जाएंगे तो वो ज़ाहिर है वहाँ वो आगे नहीं बढ़ेगी बात। जब आगे नहीं बढ़ेगी तो लड़ाई फ्लेयर अप नहीं होगी और स्ट्रेस नहीं होगा। तो इस किस्म की चीज़ों से आप बड़े आराम से स्ट्रेस से छुटकारा हासिल करते हैं। दूसरा बड़ा तरीका ये कि 5 वक्त के नमाजी बन जाए। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं और सही तरीके से पढ़ते हैं, 5 वक्त की पढ़ते हैं, टाइम के ऊपर पढ़ते हैं, उनको स्ट्रेस नहीं होता। हमारे एक वो मौलवी साहब है, हमारे मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ाते हैं, दर्स देते हैं और इमाम मस्जिद भी हैं। तो उनको कभी भी मैंने जो है ना ऊंची आवाज़ में बात करते, टेंशन में, हर वक्त उनके चेहरे पे एक इत्मीनान होता है। तो एक दफ़ा मैंने नमाज में उनसे पूछ ही लिया कि यार मौलवी साहब, आप हर वक्त हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आपको कभी टेंशन नहीं देखा? आप थोड़ी सी तनख्वाह आपको मिलती है, इतने आपके बच्चे हैं, तो आपको टेंशन नहीं होती? तो वो कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं होती। तो मैंने कहा क्या वजह है, आप कोई मेडिसिन लेते हैं क्या? नहीं मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता। तो मैंने कहा क्या वजह? तो मुझे कहते हैं मैंने ना पता नहीं उन्होंने 20-25 साल का जिक्र किया, मुझे जहन में नहीं है, कि मैंने इतने सालों से मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी टाइम पे, कज़ा ही नहीं हुई नमाज, कोई कज़ा ही नहीं इतने सालों से। तो ये मेरा राज है, मेरे इत्मीनान का, मेरे सुकून का। तो वहाँ से फिर मैंने इस बात सीखी कि जो नमाज है ये इंसान को सुकून देती है, इंटरनल सुकून। और मैं कोई मौलवी तो नहीं हूँ, ना मैं कोई दीनी रहनुमा हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मज़हब जो है या दीन पढ़ना, इस्लाम पढ़ना सिर्फ मौलवियों का काम है। ये है, अगर मेरे घर में किसी की डेथ होती है तो मुझे किसने मना किया कि मैं नमाज जनाजा ना पढ़ाऊँ? मुझे किसने कहा है कि मैं मौलवी साहब को बुलाऊं, उनको थोड़े पैसे भी दूं, खाना भी खिलाऊं और कहूं ये नमाज़ पढ़ाएं? भाई क्यों? मैं मुसलमान नहीं हूं? मैं अपने नबी का उम्मती नहीं हूं? मुझे नमाज नहीं आनी चाहिए? भाई मेरा रिश्तेदार फौत हुआ है ना, मौलवी साहब का तो नहीं हुआ ना, तो किसको नमाज जनाजा पढ़ानी चाहिए? मुझे। हमने क्या किया है, हमने जो मज़हब है वो मौलवी साहब को दे दिया, ठीक है ना, कि ये आपकी फील्ड है। भाई ये कोई इंजीनियरिंग नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि फील्ड के बंदों को दी। मोबाइल नहीं है कि मोबाइल ठीक कराना है तो मोबाइल वाले को दो, वो ठीक है, मोबाइल ख़राब हो मोबाइल वाले को दें। लेकिन जो मज़हब है, इस्लाम है, आप भी उतने ही मुसलमान हैं, आप पे भी वही फ़राइज़ हैं जो कि मौलवी साहब को हैं। तो आप जनाब कुरान पढ़ने के लिए मौलवी साहब को बुलाते हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी साहब को बुलाते हैं। मेरी बात समझ है ना? दुआ मांगनी हो तो मौलवी साहब ना। और भाई दुआ आप क्यों नहीं मांगते?
भाई जो दुआ मांगनी है वो आपकी ज़रूरत है ना, मौलवी साहब की तो नहीं है ना। आपका घर नहीं बन रहा, आपने घर बनाना है, दुआ मांगनी है अल्लाह से, तो आप मौलवी साहब बुलाए, मौलवी साहब मेरी दुआ करें, मेरे घर नहीं बन रहा जी मेरे। ऐसा है कि नहीं, होता है ना। अब मौलवी साहब का घर बन रहा है, क्या उनके दिल से दुआ उस तरह निकलेगी जो आपके दिल से निकलेगी? ऐसा नहीं होगा ना। जो ज़रूरत आपकी है उससे, जो ज़रूरत आपकी है, आपके दिल से जो आवाज़ निकलेगी अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकलेगी ना। अगर मैं चाहता हूँ कि जी मेरी वालदा की डेथ हो गई है और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे और उनको कब्र में तकलीफ़ ना हो, मैं ये चाहता हूँ, मैं दुआ करूँ। अब ये मेरी वालदा हैं, तो मैं जिस तरीके से दुआ मांगूंगा, क्या कोई और या कोई मौलवी साहब उस तरीके से दुआ मांगेंगे मेरी माँ के लिए? नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मौलवी साहब बुला, मौलवी साहब मेरी वालदा के लिए दुआ करें, मैं चुप बैठा रहता। ये कोई तरीका है? भाई हमारा काम है, दुआ हमने मांगी है, मौलवी साहब का क्या रोल है? इस्लाम मौलवी साहब के लिए नहीं आया। जितने मौलवी साहब नमाज़ पढ़ते हैं आपको भी उतनी पढ़नी चाहिए, जितना मज़हब उनको आता है आपको भी उतना आना चाहिए, और आपको आता है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप अगर गूगल में रील्स दे सकते हैं तो गूगल पे या मोबाइल पे आप कुरान नहीं पढ़ सकते? है कई ऐसी चीज़ें हैं, कई वेबसाइट्स हैं जो आपको प्रॉपर तर्जुमा देती हैं, ये नहीं कि गलत देती हैं, प्रॉपर तर्जुमा बताती हैं, प्रॉपर आयात बताती हैं, वहाँ से पढ़ें। आप आधा घंटा आप मोबाइल यूज़ करें, उसमें कुछ थोड़ा सा कुरान पढ़ लें, उसको देखें मज़हब हमारा क्या कहते हैं, और सीख लें। अपनी दुआ खुद मांगें, अपनी नमाज अपने वालिदैन की नमाज, अल्लाह ना करे आपका ऐसा हो, लेकिन कभी नमाज जनाजा किसी से पढ़ें, आप खुद पढ़ें, आपका काम है ये, मौलवी साहब का नहीं है। तो नमाज़ पढ़ने से, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से बहुत हद तक स्ट्रेस ठीक हो जाता है। टाइम पे पढ़ें, दुआ मांगें अल्लाह ताला से, आपके स्ट्रेसेस भी ठीक होंगे, आपको चीज़ें जो आप चाहते हैं वो आपको दुआएं कबूल होंगी, आपको मिलेंगी। किसी और से दुआ ना मांगें, आप खुद मांगें, ठीक है जी। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का 5वां बड़ा पार्ट है। अगर स्ट्रेस नहीं होगी, रिलैक्स होंगे, तो बीमारियां आप पे नहीं आएंगी, ना शुगर होगी, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो ये 5वीं चीज़ है जो गलत आदत छोड़ने के बाद की चीज़ है। अब ये सारी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है जो मुझे उम्मीद है कि मैंने सही तरह इस पे डिस्कशन कर ली है, और अगर आप में से भी अगर एक बंदा भी इस पे अमल दरामद कर लेता है तो मैं समझता हूँ मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चंस आपका जी। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक ये कि आजकल जो डाइट प्लान्स और जो भी वो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि प्रोसेस फूड होता है और ज़्यादा जंक फूड वगैरह होता है, तो उन्होंने एक निकाल दिया कि आप 6 दिन जो है हेल्दी खा सकते हो, 1 दिन आप चीट डे कर सकते हो, और उसमें आप जंक फूड खा लो, आप सारा दिन आपने जो खाना है खा लो। क्या ये सही है कि अगर हम 6 दिन हेल्दी खा रहे हैं तो 1 दिन हम जंक खा सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ हमारे कल्चर में शामिल हो गई, ठीक है। अब कई होटल्स खुल गए हैं, फ़ास्ट फूड खुल गए हैं, ज़ाहिर उन बेचारों ने भी कमाना है, उनके साथ भी एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने भी अपनी तनख्वाहें देनी है। अगर मैं कहूँगा कि पिज़्ज़ा खाई ना पूरी साल, तो फिर पिज़्ज़ा हट कैसे चलेगा, ये डोमिनोज़ कैसे चलेगा? तो उनका भी अल्लाह ताला ने एक जगह पे रिस्क रखा है जंक फूड है। तो आप, मैं तो यही कहूँगा कि मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ, मैं दरमियानी रास्ता निकालने वाला हूँ, और दरमियानी रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता होता है, जिसको हम मियाना रवी कहते हैं मेरे ख्याल है इस्लाम में ना। तो मियाना रवी पे तो काफ़ी किताबें भी हैं, इस्लाम मियाना रवी की हुक्म देता है आप दरमियानी रास्ता इख्तियार करें, एक्सट्रीम पे ना जाएं। तो ये कहना कि जी आप 7 दिन जो है बिल्कुल हेल्दी खाना खाएं, प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, तो मैं नहीं कहता यार। अगर फ़र्ज़ करें किसी की शादी है या कोई, ज़ाहिर है एक दफ़ा होता है, तो ये फंक्शन जो शादियों के होते हैं या दावत होते हैं, ये कौन से रोज़ होते हैं? कभी कभी होता है ना। तो कभी कभी आप चीट डे कर सकते हैं। इसी तरह कभी कभी आप पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं, कभी कभी बर्गर भी खा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ जो आपने नहीं करनी, वो बाकी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई हैं, जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं, उनको आपने अपनाना है। कभी कभी आप प्रोसेस फूड या जंक फूड खा सकते हैं, ताकि उससे जो रिलेटेड अल्लाह ताला ने जिसका रिस्क मुंसलिक किया है, तो उनका भी कारोबार चलता रहे, आपकी भी। और इस तरह अगर एक आध दफ़ा महीने में एक दफ़ा आप पिज़्ज़ा खा लेते हैं, एक आध दफ़ा बर्गर खा लेते हैं, तो इससे कोई हेल्थ पे बड़ा बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, करना क्या है कि अगर जिस दिन आपने बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, या कोई ऐसी अनहेल्दी प्रैक्टिस करनी है, आप उस दिन वॉक एक्सरसाइज ज़्यादा कर लें। पहले आप आधा घंटे करते हैं, 10-15 मिनट वो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, तो वो सारी जो कैलोरीज हैं या जो अनहेल्दी इफेक्ट्स हैं, वो आपके 10-15-20 मिनट की एक्स्ट्रा वॉक से, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
और दूसरा सवाल ये है कि जो हम एडिक्शन होती है हमारी डिफरेंट चीज़ों के लिए, जैसे कॉफ़ी है, वैसे वो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन हम एडिक्शन इतनी ज़्यादा, हम 7-8 कप एक दिन में पी रहे हैं, अगर नहीं पी रहे हमें हेडेक हो रहे हो, तो वो भी बैड हैबिट्स में आती है कि नहीं आती है? देखिए एक चीज़ जो मैंने शायद बताना भूल गया, ये भी आप पॉइंट नोट कर लें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में, कि नींद का तो मैंने बताया ना कि नींद जो है ना 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। तो ये जो कॉफ़ी होती है और चाय होती है, ग्रीन टी की बात नहीं कर, ग्रीन टी तो बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए, चाहे वो रात को पिएँ, दिन में पिएँ, दिन में 4-5 कप, ग्रीन टी इज़ वेरी गुड। लेकिन जो ये चाय कॉफ़ी है, ये कोशिश करें कि असर का टाइम जो है अराउंड 5 बजे के टाइम, उसके बाद आपने चाय या कॉफ़ी या इस किस्म के ड्रिंक्स नहीं लेने। वजह उसकी ये है कि उसमें होता है कैफ़ीन। क्या होता है? हाँ, कैफ़ीन के आप असरात आप गूगल से और रिसर्च करके देख लें, इसके असरात बहुत बुरे होते हैं। एक तो कैफ़ीन का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि हार्ट रेट को बढ़ाती है, हार्ट रेट को बढ़ाती है, और इससे जो मेटाबॉलिक रेट है बॉडी का वो बढ़ता है। तो जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो ब्रेन में जो कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि इंसान के दिमाग से नींद को उड़ा देते हैं। क्या देते हैं? नींद को उड़ा देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आपने चाय कॉफ़ी पसंद है तो आप जो भी करना है, आपने कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, आप 5 बजे से पहले पहले पी लें, क्योंकि मैंने कहा है कि इस लाइफस्टाइल में मगरिब के बाद खाना है, तो उससे पहले मतलब घंटा पहले आपने चाय कॉफ़ी का जो करना इस्तेमाल कर लें। आपने 5 बजे के बाद अगर आप चाय कॉफ़ी लेंगे तो आपको इशा के बाद नींद नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है और ये नहीं होना चाहिए। जी सर, आपने कहा कि इशा के बाद नींद उड़ जाती है, तो कुछ लोग को चाय पी के बहुत अच्छी नींद आती है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि कुछ लोगों को चाय पी के नींद आती है। तो अगर किसी को चाय पी के नींद आती है, और ये 100 में से कोई तकरीबन 1-2 ही लोग होते हैं, ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा लोगों की नींद उड़ जाती है। तो मैं सही कह रहा हूँ ना? तो आप जो जिन लोगों की नींद, जी जो स्ट्रॉन्ग पत्ती पीते हैं ना उनका नींद उड़ जाती है, जो नॉर्मल पीते हैं पत्ती का इफेक्ट तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पत्ती वाले जैसे वो जो हमारे ट्रक ड्राइवर आज़ाद पीते हैं, वो चाय जो है वाकई वो नींद को उड़ा देती है, उनकी ज़रूरत भी होती है, ज़ाहिर उन्हें ड्राइव करना होता है सही रात, तो वो तो पीते हैं। तो मैं आप लोगों की बात करूं तो आप लोग कोशिश करें कि 5 बजे के बाद चाय ना पिएं, उससे आपको अच्छी नींद आएगी इशा के बाद। और अगर किसी को चाय पी के नींद आती है तो अच्छा है, फिर वो पी ले, लेकिन नींद इशा के बाद करनी है, इससे लेट नहीं होना। ये लाइफस्टाइल की बुनियाद है। ठीक है? 3 घंटे पहले आपने कहा था खाना खा लेना खाना चाहिए। जी जी, तो फिर हाँ सोने तक तो फिर भूख लग जाती है। जी। सोने से पहले भी भूख लग जाती है। देखिए ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है कि अगर हम मगरिब पे खाना खा लेंगे और इशा पे हम सोएंगे तो वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन ये कह रही हैं कि 2-2.5-3 घंटे बाद रात के खाने के बाद भूख लग जाती है। तो उसमें फिर आपने ये बिंज ईटिंग कहते हैं इसको, कि आपने ना ड्यूरिंग नाइट नहीं खाना खाना। ये बहुत गलत आदत है ना। ड्यूरिंग नाइट अगर आपको भूख लगती है या सोने से पहले लग रही, को खाना पहले खाया हुआ है, तो आप ना कोई फाइबर ले सकते हैं। सबसे बेहतर चीज़ है कोई सैलड बना के ले लें। और ये खीरा, टमाटर, प्याज, ये कोई महंगी चीज़ें नहीं हैं, ये हर जगह छोटे छोटे घर में मौजूद हैं, और हर इसमें कोई अमीरी गरीबी की बात नहीं है। तो आपको भूख लगी है, एक खीरा खा लें। अमरूद एक सस्ता फ्रूट है, अगर आपको भूख लगी है रात को सोने से पहले अमरूद खा लें, उसमें आपको सबसे हेल्दी अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन। अमरूद वाहिद ऐसा फ्रूट है जिसमें प्रोटीन है, प्रोटीन फ्रूट्स में नहीं होती। अमरूद एक वाहिद ऐसा फ्रूट है जिसमें प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं। तो आपको प्रोटीन भी मिलता है, फाइबर भी मिलता है, शुगर भी स्पाइक नहीं करती, वज़न भी नहीं बढ़ता। तो आप जो है अमरूद जो है वो सस्ता फल है, हर जगह अवेलेबल है, कोई ऐसा वो नहीं है। तो आप जो है रात को अगर भूख लगती है तो अमरूद लें। सबसे बेस्ट चीज़ है ड्राई फ्रूट ले लें। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अमरूद ले लें, या आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो एक ग्रीन टी का, कावे का एक कप भी आपकी भूख मिटा सकता है, वो पी के आप सो जाएं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि आप अगर भूख लग रही है तो आप शामिल करेंगे, इससे आपके हेल्थ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाउ टू डील विद पैनिक अटैक्स? क्या पैनिक अटैक से डील? पैनिक अटैक्स, हाँ ये क्वेश्चन आया जी कि पैनिक अटैक्स जो है उससे कैसे डील किया जाए। देखिए पैनिक अटैक जो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक बीमारी है, और इसका ये कोई सारों को नहीं होता। ये एंजाइटी की एक फॉर्म है। एंजाइटी एक बीमारी है दिमागी, और उसकी आगे से एक सब टाइप है पैनिक अटैक, जिसमें होता ये है कि इंसान को किसी भी वजह से खौफ महसूस होता है, वो डरता है। ठीक है, उसको पैनिक अटैक्स आते हैं। खौफ ऐसा होता है कि वो उसकी नींद उड़ जाती है, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, वो लोगों से बात नहीं करता, खौफ का शिकार रहता है,
काम करने के काबिल होता है। इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। तो पैनिक अटैक से डील करने की जहाँ तक बात है, तो मैं तो वही जिस तरह मैंने कहा कि अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें। आपको अल्लाह ताला के सिवा किसी का डर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। एक दफ़ा मौत आनी है और वो जिस दफ़ा आनी है, जिस टाइम पे आनी है, उस पर कोई चीज़, ना कोई दवाई काम आएगी, ना कोई डॉक्टर काम आएगा, वो आनी। तो अगर इस चीज़ पे ईमान होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। लेकिन पैनिक जो होता है वो लोगों को डेथ का होता है, मौत का होता है, या जॉब का होता है, या कोई ऐसे वाक़यात होते हैं किसी की ज़िंदगी में, जैसे कोई डेथ होगी किसी की और उसने देख ली, तो इंसान के दिमाग में ये आ जाता है कि अब मेरा भी इसी तरीके से मेरी मौत भी हो रही। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर आप अच्छे मुस्लिम हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये पैनिक अटैक्स नहीं आने चाहिए। लेकिन पैनिक अटैक से कोई बचाव मुमकिन नहीं है। ये जो मैंने आते बताई इससे बचाव है, लेकिन इसके अलावा तो फिर इसका इलाज होता है दवाइयों से। साइकेट्रिस्ट इसके डॉक्टर होते हैं, उनसे जो है मिल के, या साइकोलॉजिस्ट से साइकोथेरेपी करा के इससे पीछा छुड़ाया जा सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम है वैसे काफ़ी कॉमन है आजकल, बहुत ज़्यादा होगी। सर, जो डेफिशिएंसीज हैं जैसे विटामिन डी या आयरन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, तो उसके लिए डॉक्टर सप्लीमेंट्स देते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है या फिर फूड से ही करना चाहिए? देखें, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में जो आखिरी टॉपिक है जो मैं मिस कर गया, वो यही था कि आप हेल्दी सप्लीमेंट्स लिया करें, ठीक है। क्योंकि आजकल जो हमारी डाइट है, लेकिन मैंने क्योंकि डाइट बड़ी नेचुरल बताई है, तो इसमें तो सारे सप्लीमेंट्स आपको डाइट ही दे देगी। अगर आप होल व्हीट लेंगे तो उसमें विटामिन ए भी है, ई भी है, और डी भी मिलेगा, आपको सी भी मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करने असर के बाद जाते हैं, उसमें सूरज होता है, तो धूप में सबसे ज़्यादा जो हेल्दी नेचुरल विटामिन है वो किस में? धूप में, सनलाइट में। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं असर के राउंड मगरिब तक, जब सूरज डूबता है, तो आपको अच्छी खासी सनलाइट का एक्सपोजर हो जाता है, तो नेचुरल विटामिन डी मिलेगा। इसके अलावा मैंने फ़िश का कहा, फ़िश में और ख़ासतौर पे समुद्री फ़िश में, साइमन फ़िश एक समुद्री बड़ी मछलियाँ होती हैं। इसी तरह समंदर की हर फ़िश में जो है, समंदर से जो आती है, दरियाई नहीं, समंदर की जो फ़िश है उसमें अच्छा खासा ओमेगा 3 और विटामिन डी होता है। तो वो आप फ़िश को जब ले रहे हैं तो नेचुरल विटामिन डी आ गया। लेकिन इसके अलावा भी अगर फ़र्ज़ करें आपको विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, कोई प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी है, तो आप ले सकते हैं, वो ले सकते हैं आप। दही के सही औकात क्या है, दही खाने के? देखिए, दही खाने का तो कोई औकात नहीं, आप खाने के साथ ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि खाने में आप प्रोटीन शामिल करें और दालें शामिल करें, गोश्त। तो एक खाने में अगर आप रोटी खालिस गंदम ले रहे हैं, साथ आप गोश्त का सालन ले रहे हैं और सब्ज़ी ले रहे हैं, तो उसके साथ थोड़ा सा दही भी ले लें, इससे आपको हेल्दी फैट मिलता है। सर, इंसोम्निया और एब्सेंस ऑफ माइंड की बहुत ज़्यादा आजकल होती है कि आप प्रेजेंट होते हैं उस जगह पे, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आप, या आप मेंटली प्रेजेंट नहीं होते वहाँ पे खुद से। मतलब ऐसे नहीं है कि इंटेंशनली आप मेंटली प्रेजेंट नहीं होते, आप वैसे ही प्रेजेंट नहीं होते। और इंसोम्निया की बहुत इशूज़ होते हैं, तो उसको किस तरह से डील करें? अच्छा, ये दो तरह का क्वेश्चन है आपका ना। इसमें इंसोम्निया एक अलग चीज़ है, और जो आपने बताया कंसंट्रेट न करें, इसको कहते हैं ब्रेन फॉग। तो ये जो ब्रेन फॉग है ये अलग चीज़ है। जो इंसोम्निया है, ये नींद की कमी जो है, वो बेसिकली देखा ये गया है कि ये जो इंसोम्निया है ये बेसिकली डिप्रेशन से होता है, स्ट्रेस से, अक्सर लोगों में ना। तो अगर स्ट्रेस कम हो जाए और आपको, जैसे मैंने बताया कि आप फिज़िकल एक्टिविटी पे आते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो स्ट्रेस ख़त्म होगा। जब स्ट्रेस ख़त्म होगा तो इंसोम्निया भी ठीक हो जाता है। लेकिन बाज़ लोगों को इंसोम्निया होता है ड्यू टू उनका लाइफस्टाइल ऐसा है। जैसे कोई लोग दिन को सोते हैं, रात को नहीं सोते, तो फिर लाइफस्टाइल बेहतर करने से इंसोम्निया ठीक हो सकता है। तीसरी चीज़ होती है इंसोम्निया की जो वजह होती है डिप्रेशन। डिप्रेशन वाले लोगों को इंसोम्निया हो जाता है, तो उसका फिर प्रॉपर इलाज होता है, फिर वो करवाएं। अगर लाइफस्टाइल से मैनेज नहीं हो रहा इंसोम्निया, तो प्रॉपर इलाज होता है। इसके अलावा इंसोम्निया के लिए एक डेफिशिएंसी होती है एक विटामिन की, मैग्नीशियम, आपने सुना होगा। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से भी इंसोम्निया होता है। तो अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, उसका एक टेस्ट होता है सीरम मैग्नीशियम लेवल, सीरम मैग्नीशियम लेवल। तो अगर आपको नींद की कमी का सामना है तो आप ये एक टेस्ट करवा लें, बड़ा सस्ता सा टेस्ट है, कोई महंगा नहीं है, सीरम मैग्नीशियम लेवल। तो अगर ये नॉर्मल रेंज से कम आए तो फिर आपने इसकी सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देनी होती है। और जो सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है मैग्नीशियम का, वो है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट अगर आप रेगुलर लेना शुरू करेंगे टैबलेट फॉर्म में या सप्लीमेंटेशन की फॉर्म में, तो आपको नींद, इंसोम्निया काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो अच्छा, जहाँ तक दूसरी चीज़ है आपका, वो है क्वेश्चन था
ब्रेन फॉग, ये कहने कंसंट्रेट नहीं हो, मतलब बैठे में यहाँ पे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, लेक्चर हो रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है, ये ब्रेन फॉग है, बंदा कंसंट्रेट नहीं कर सकता। इसकी भी वजह जो है ना वो डिप्रेशन है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, रात की नींद की कमी है, इससे जो है ब्रेन फॉगिंग हो जाती है। तो जो मैंने लाइफस्टाइल पे बताई चीज़ें, ये जो ब्रेन फॉग या कंसंट्रेट ना करना, ये उसका का इलाज वही है जो मैंने बात बताया। तो आखिर में मैं एक चीज़ और मेंशन करूँगा, जैसे कि सप्लीमेंटेशन की बात हुई और मैग्नीशियम की, विटामिन डी की बात हुई, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक हैं, देसी हैं। मेरी अपनी कंपनी है जिसका नाम है सेहत नेचुरल्स। मैंने तकरीबन 2.5-3 साल इस पे रिसर्च की है, क्योंकि डायबिटीज़ मेरी फील्ड है और डायबिटीज़ में इस हद तक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो अगर बंदा जब दवाई लिखने बैठे तो पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब आपने 2-2, 3-3 सफ़े लिख दिए दवाई के, इतनी दवाइयाँ हम कैसे लें। तो फिर मैंने इस बात को सोचा कि यार दवाइयों को कम कैसे की जाए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस को तो ठीक करना है ना। शुगर की दवाई अलग है, ब्लड प्रेशर की अलग है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन को भी तो दवाई से ठीक करना है। तो फिर मैंने और अपनी टीम के साथ मिलकर, उसमें काफ़ी साइंटिस्ट भी हैं, काफ़ी बहुत बड़ी टीम है, अभी तक काम करी, तो हमने मिल के रिसर्च की और नेचुरल जो ऑर्गेनिक डाइट नहीं होती, जड़ी बूटियाँ, सब्जियाँ, इन पे हमने रिसर्च की कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या उनकी जो वीकनेसेस हैं डायबिटिक पेशेंट को, उनको हम बजाय दवाइयाँ दें, उनको कहें दवाइयाँ इतनी होगी, हम उनको कहा हम नेचुरल चीज़ से ठीक करें जिसका साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी ना हो, केमिकल भी ना हो। तो सेहत नेचुरल्स के प्लेटफॉर्म से मैंने कई ऐसी चीज़ें, लेकिन बनाई सारी डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि फील्ड मेरी यही है तो इसी पे मेरी रिसर्च थी, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किए। कुछ ऐसी मैं आपको ऑर्गेनिक चीज़ें आज बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे तो आपके हड्डियाँ, आपके जोड़, आपका दिमाग और आपकी आई साइट, जो आपके प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी विदाउट एनी मेडिसिन। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो है ना दूध, खालिस दूध, उसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। आप दूध का इंटेक, डेली दूध का इंटेक करें। दूसरा ये कि आप ना, अगर आपकी फैमिली में जोड़ों की बीमारी है या हड्डियों की तकलीफ है आपके वालिदैन को, तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा हल्दी जो है, खालिस हल्दी, वो आप उबाल कर उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डालकर आप हफ्ते में 2 दफ़ा भी उसका कावा हल्दी का पी लेंगे काली मिर्च के साथ, तो आपको कभी भी कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन बॉडी में होगी नहीं। लेकिन हल्दी का मैं काफ़ी मेरे लेक्चर्स भी इसमें, हल्दी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। और हल्दी में एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है करक्यूमिन। वो जो करक्यूमिन होता है वो बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन जब हम खाली हल्दी पीते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन को तकरीबन 20-30% होती है, बाकी वो निकल जाती है पेशाब के रास्ते। जो करक्यूमिन प्रॉपर अगर आप एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं तो काली मिर्च के साथ हल्दी का इस्तेमाल करें, चाहे सालन में डाल रहे हैं, चाहे कावे में पी रहे हैं या दूध में डाल के पी रहे हैं, अब काली मिर्च के साथ यूज़ करें, उसकी करक्यूमिन की 100% एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा हल्दी का कावा या हल्दी का जो है वो दूध में डालकर आप पिएं, आप देखेंगे कि आपके जोड़ भी ठीक रहेंगे, आपको कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ नहीं होगी। और जो बीमारियों की जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, जितनी भी बीमारियां दुनिया में ना, हम जब मेडिकल कॉलेज में थे तो हमें 3rd ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है आज भी, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी कहते हैं कि एबनॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो आपको पता है कि हर बीमारी, चाहे वो कैंसर है, चाहे शुगर है, हार्ट है, कोई भी बीमारी है, उसकी सबसे बेसिक वजह क्या होती है हर बीमारी की? इन्फ्लेमेशन। क्या इन्फ्लेमेशन होगा तो जोड़ों की तकलीफ होगी, इन्फ्लेमेशन होगी तो डायबिटीज़ होगी, इन्फ्लेमेशन होगी तो हार्ट प्रॉब्लम होगा, इन्फ्लेमेशन होगी तो जॉइंट की प्रॉब्लम होगी, इन्फ्लेमेशन होगी तो कैंसर होगा। हर चीज़ बीमारी की जो बेसिक वजह है वो है इन्फ्लेमेशन। और ये पूरा 1 साल हम पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं इन्फ्लेमेशन सिर्फ। और ये जो हल्दी है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी, अगर इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो कैंसर और इस तरह की जो क्रॉनिक डिजीज़ है जिसका मैंने नाम लिया, इससे आप बचे रहेंगे। एक ये चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपनी डाइट, एक तो दूध हो गया, हल्दी हो गई, और तीसरी चीज़ है ये ग्रीन टी, कहवा, इसको अपनी लाइफ में शामिल। आप चाय पिएं, बिल्कुल पिएं, नहीं कोशिश करें 1 कप चाय की जगह पे किसी भी टाइम जो आपका है ग्रीन टी को शामिल कर लें। कभी आपका वज़न ज़्यादा नहीं होगा, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कब मैदे की तेज़ाबियत, गैस, कुछ भी नहीं होगा। 1 कप ग्रीन टी आप 1 चाय की जगह उसको रिप्लेस कर दें।
तो ये 3 चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो मेरा ख्याल है आप हेल्दी रहेंगे। एंड